हेलो दोस्तों एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के जो क्लास को देख रहे थे, इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, ठीक है। और रेलवे एलपी टेक भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। तो आप लोगों में से जितने लोग भी नए हैं चैनल पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। दूसरी बात, ये जो जितना भी प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे देख रहे हैं, रेलवे एलपी टेक का जब भी अब भर्ती आएगी, एग्जाम में जब बैठिएगा, आप देखिएगा यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो बन रहा है उसी के इर्द गिर्द है, ठीक है। इससे कोई बाहर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना भी चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन टच किया गया है, ठीक है। कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर भी उसी में दिया गया है, ठीक है। कुछ अलग भी ही यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे ये जितना भी क्वेश्चन है ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करेंगे, आपको फिर से हम उसको फिर से बता देंगे, ठीक है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, ठीक है। देखिए, वर्क पावर एनर्जी में जो आपका जो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत मैक्सिमम चांस होती है। मतलब 90% क्वेश्चन एक क्वेश्चन वहाँ जरूर पूछता है, ठीक है। जैसे आपका सदिश और अदिश राशि है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछने की ज़्यादातर चांस होती है। या तो आपको यूनिट से पूछ लेता है, ठीक है, या आपको सदिश अदिश से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, सदिश अदिश से। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। उसी तरह से आपका क्या है, वर्क पावर एनर्जी है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप देखें तो चैप्टर वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है। तो देखिए, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये आपकी जो होती है ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जो आपका जो एम होता है ये क्या होता है, आपका एम द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है। और वी क्या होता है, ये आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी मीन्स वेग होती है, ठीक है। ये मास हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपका द्रव्यमान और वेग होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होती है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे ये 1/2 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको बना लीजिए, छूट गया है हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से आपको स्थितिज ऊर्जा आती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, mgs। कई बार हम लोग देख चुके हैं। m आपका द्रव्यमान होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये h आपकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है। और इन जब दोनों को आप जोड़ देते हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब जोड़ेंगे तो ये क्या बनता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा किन किन जो है ऊर्जा के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों के ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये आपका देखेंगे कि यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, ठीक है, धावन सोडा। अब धावन सोडा का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है Na2C सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये होता है, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा लेते हैं मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखें यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे Na2CO3, ठीक है, ये है। और इसमें लगभग 1 ml यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या होता है HCl, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जब यहाँ मिला लेंगे HCl और यहाँ पे तो हम क्या देखेंगे, ठीक है, तो ये होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे इससे जो बनेगा ये बनेगा आपका NaCl, ठीक है। और क्या बनता है यहाँ पे, ये बनता है CO2 गैस और प्लस यहाँ बनता है H2O, ठीक है, H2O बनता है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा जो आपका CO2 गैस के रूप में यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। ये आपका सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका जल होता है, ठीक है, वाटर। तो इसका जो है आप यहाँ पे ये आपका धावन सोडा है, यहाँ पे धावन सोडा, और ये आपका क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। तो हम यही देखते हैं कि केवल उदासीनीकरण क्रिया होती है और कोई गैस निकलती है, व्हाइट रंग का तलछट बन जाती है। CO2 तेज, देखिए यहाँ पे होगा CO2 गैस हो जाएगा, ठीक है, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के, ठीक है, यहाँ पे बुदबुदाहट होगा, यहाँ पे के साथ निकलती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप सोच कि CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है जब आप धावन सोडा को HCl जो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो इसमें मिलाते हैं तो NaCl बनता है और CO2 और वाटर बनता है, तो ये आपका हो जाएगा CO2 गैस, ठीक है। तो रिएक्शन के माध्यम से आप समझा दिए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे क्वेश्चन उसमें ऐड करके देता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तो आपकी मतलब ऐसा नहीं, फिजिकल में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री आता है क्वेश्चन वहाँ पे वो आपको क्या देता है, उसमें थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो बाकी सब आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है ये कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, ठीक है। यहाँ पे आपका है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिक्त स्थान होगा कि रिक्त, जो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू होता है, इसको तो पहली बात आपको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो आपका वैल्यू होता है ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे वैल्यू होता है जी का, ठीक है। और न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था उसमें क्या बताए थे कि जो आपका लगने वाला जो फोर्स होता है वो आपका किसके समानुपाती होता है, M1 M2 के समानुपाती, और उनके बीच की लगने वाली दूरी की जो उसकी दोनों द्रव्यमान की जो बीच की दूरी होती है उनके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर हम देखें तो M1 M2 जो होता है ये द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती, ठीक है, द्रव्यमान के समानुपाती। और R के ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से है, जैसे मान लीजिए ये आपका M1 है और ये आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका M2 मास है, तो इनके जो बीच की दूरी होगी ये R होगी। तो M1 और M2 यानी कि द्रव्यमान के समानुपाती और जो R है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे होता है जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे इन्होंने बताया था। और ये जो आपका G होता है जब इसको हटाएंगे तो F इजिकल्स टू ये G M1 M2 और बाई ये क्या होता है R स्क्वायर, ये होता है। तो इसी G का वैल्यू जो है ये आपका हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया था। आंसर जो आपको होगा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि भार का इकाई एसआई में क्या होगा, ठीक है। तो भार का एसआई इकाई में क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि इसका जो है आपका एसआई इकाई से किलोग्राम है तो किसका हो जाएगा, ये द्रव्यमान का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादातर यहाँ क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो उस तरह ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। और टाइम जो मैनेजमेंट है उसको भी ध्यान रखिए कि कितने टाइम में हम लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम बता रहे हैं लेकिन फिर भी हम जब भी होगा एक टेस्ट का जो ऑनलाइन जो है टेस्ट रखेंगे उसमें आपको जो है समय सीमा के अंदर उसको लगाना रहेगा। और प्रैक्टिस सेट भी हम PDF के फॉर्म में दे देंगे ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तब तक ये इतना जो प्रैक्टिस सेट है आप डेली बेसिस देखते हैं, तो आगे हम आपको और भी प्रैक्टिस सेट PDF के फॉर्म में ज़्यादातर दे देंगे, मतलब 50-100 जितना भी हो सकेगा उसको दे देंगे। आप प्रैक्टिस सेट करिएगा टाइम इंटरवल देकर, तो आप देखेंगे ज़्यादातर आपको जो आपका एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है, ठीक है। यौन और अलैंगिक ये किस रूप में होता है, इसका नाम है आपका हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये दोनों रूपों में उत्पन्न होता है, यौन और अलैंगिक, ठीक है। और ये किस संघ का होता है, तो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा
संघ का ये आपका है, ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ का होता है, ठीक है, जो हाइड्रा होता है। और ये जो सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा संघ, इसको निडेरिया संघ भी कहते हैं, ठीक है, निडेरिया संघ, इसको भी याद रखेंगे, इसको निडेरिया संघ भी कहते हैं। हाइड्रा आपको सिलेंट्रेटा संघ का होता है और सिलेंट्रेटा संघ को निडेरिया संघ भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में ये आपका हाइड्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई, ठीक है, एफ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस, यहाँ पे ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तल लेंस कहा गया तो मुख्य अक्ष पर रखा गया, तो इस लेंस यहाँ पे लेंस हो जाएगा, ठीक है, इस लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। तो देखिए एक वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूं, ठीक है, ये होता है आपकी वस्तु की दूरी, ठीक है, और उत्तल लेंस है तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए, यानी कि v की वैल्यू है आपकी, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v आपका पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे f आपको दे दिया गया है, f कितना दिया गया है, f दिया गया है 1/10 है, ठीक है, 1/v आपको यहाँ पे पूछ रहा है, और माइनस ये हो जाएगा आपको -13, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/13, ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -1/v और ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप इसको प्लस में इधर रख सकते हैं, इधर कर सकते हैं, तो 1/13 और 1/10 - 1/13 इसको इधर भेज दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v = इसका जो एल्शियम लेंगे ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v = 2 यहाँ पे 30, ठीक है, तो v कितना हो जाएगा 30 बाई यहाँ पे 2, यानी कि v कितना हो जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रतिबिंब की दूरी v निकल के आ जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो यही इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर है ये पूछ दिया है, आपको वस्तु की दूरी दिया गया, हो सकता है आपको वस्तु की दूरी पूछ दे, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे दिया रहा है, तो यही फार्मूला आप यूज़ करके 1/f = 1/v - 1/u यूज़ करके आप बता सकते हैं क्या इतना होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बताए थे, कार्बन का अपरूप नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका होता है बंकमिस्टर, फ्लोरीन ये आपका होता है, ठीक है, हीरा भी होता है और डायमंड भी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, ठीक है, ये अपरूप नहीं है, ठीक है, CO2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अपरूप नहीं है, बाकी फ्लोरीन होगा, हीरा ग्रेफाइट, ये तीनों है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है, लाइट से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है, किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, तो अवतल दर्पण है आपका, ठीक है, ये है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, कह रहा कि आपतन कोण यहाँ पे क्या है, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये अगर आपका 30 कह रहा है तो ये भी क्या होगा आपका 30 होगा, ठीक है, क्योंकि आपतन जो कोण होता है वो प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, जो आपका आपतन कोण होगा वो क्या होगा, प्रावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है, प्रावर्तन कोण के इक्वल होगा। और क्या होता है कि जो ये आपकी आपतित किरण होती है, ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और प्रावर्तित किरण, ये आपका, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों जो है एक तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और आपतन, यहाँ पे प्रावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है, आपतित किरण प्रावर्तित किरण के बराबर होता है, यानी कि जो ये होगा वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको बताएं, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 30 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो भी आपका आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो लोहा होता है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, ठीक है, जो गुण होता है ये कोबाल्ट और निकल जैसा यहाँ पे होता है, तो इन जो तत्व देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ये आपके तत्व होगा, इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है, तो यह किसकी कमियों में से एक था,
ठीक है। जो लोहा होता है उसके जो गुण है वो कोबाल्ट और निकिल के जैसा होता है और इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। ठीक है, क्यों कि यहाँ पे जो इसकी कमी थे वो क्या था, तो आधुनिक आवर्त सारणी की कमी की वजह से। ठीक है, न्यूलैंड के ऑक्टेट्स नियम, देखिए ये जो आपके न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम थे, ऑक्टेट नियम कई बार हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, इसकी कमी की वजह से क्या किया जाता है, इन तत्वों को जो है दूर रखा जाता है। जो भी आपके लोहा निकिल और आपके यहाँ पे क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो ये न्यूलैंड के ऑक्टेट के नियम के कमियों में से एक था, जिससे को क्या किया जाता है, इसको अलग रखा जाता है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। जब आप कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आप जो है समझ के और कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको थ्योरी बेसिस है। अगला है आपको चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, यह दूधिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दूधिया, तो ये ऐसा किसके निर्माण कारण होता है। ठीक है, तो चूने के पानी में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं, CO2 गैस, ठीक है, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे हो जाएगा CaCO3। ठीक है, CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। तो इसके निर्माण के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है कि इसमें से स्रोत कौन सा है जो नहीं है। तो अगर आप देखें कि पवन ऊर्जा ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा ये भी स्रोत है, सौर ऊर्जा ये भी स्रोत है। लेकिन अगर आप सी को देखें, जीवाश्मों से ऊर्जा, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का यहाँ पे आपके स्रोत है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और एक चीज़ और है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इसका मुख्य कारण यही होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य स्रोत, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य स्रोत यही ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, जीवाश्मों का ऊर्जा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको कहा गया कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना है, 14 है। हाइड्रोजन का कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 1 दिया गया है। ठीक है, तो अमोनिया कह रहा है, तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, अमोनिया, इसका फार्मूला होता है NH3। ठीक है, NH3 होता है। तो इसको अगर आप यहाँ पे करें तो नाइट्रोजन का 14 है, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो जाएगा। तो यही आपको पूछ रहा था अमोनिया का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है, ये होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 1.403, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसका होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन में क्लास में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करें। ठीक है, हम आपके लिए फिर से यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।